हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गापाल मैम की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को आत्मकथे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता, जो कि क्लास 10th की क्षितिज भाग 2 में 4th चैप्टर है, इस कविता की व्याख्या मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक आप इसमें बने रहिएगा, तभी आपको इस कविता की व्याख्या और भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आएगा। बीच बीच में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देती रहूंगी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहेंगी। तो हम शुरू करते हैं आत्मकथे, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रची गई है। कविता की व्याख्या समझाने से पहले मैं आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन जो है वो बहुत ही दुखमय रहा है, बहुत कष्टों से दुखों से भरा हुआ रहा है। ये हंस नाम की एक पत्रिका का संपादन किया करते थे। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। अगर हम इनके जीवन की कथा को पढ़ें तो कई जगहों पर हमें ये मिलता है देखने के लिए कि जयशंकर प्रसाद जी का एक विवाह हुआ था और उनकी पत्नी की आपात मृत्यु हो गई थी। लेकिन कई जगह पर हमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि जयशंकर प्रसाद जी के 3 विवाह हुए हैं। उनकी 3 पत्नियां थी। एक पत्नी की मृत्यु होने पर उन्होंने अपनी पत्नी की छोटी बहन से विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी भाभी के कहने पर इन्होंने तीसरी शादी की। अब इनके बच्चों के बारे में भी भ्रांति है। कई जगहों पर ये लिखा गया है कि जयशंकर प्रसाद की कोई औलाद नहीं थी, और कुछ जगहों पर यह भी देखने को आपको मिल सकता है कि जयशंकर प्रसाद की तीसरी पत्नी से एक पुत्र था। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी की आपात मृत्यु हुई, जबकि ये बहुत छोटे थे, पढ़ाई कर रहे थे और उस समय इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। और इनके भाई की आपात मृत्यु हुई, बहुत इनकी दोनों पत्नियों की मृत्यु हुई। तीसरा विवाह करने पर तीसरी पत्नी की भी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से इनका जीवन दुखों से भरा रहा। और मित्रता के बारे में भी इनका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा। मित्रों से भी इन्हें अक्सर धोखे मिले हैं। ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाओं को इनके कुछ तथाकथित मित्रों ने अपने नाम से छपवा दिया था। तो कुल मिलाकर के जयशंकर प्रसाद अपने जीवन से बहुत दुखी थे। तब क्या हुआ कि एक बार इनके मित्र, जो कि अपनी पत्रिका में आत्मकथे नाम का एक संस्करण निकाल रहे थे, उनका विचार था कि सभी कवियों की के आत्मकथा को उस संस्करण में छापा जाए। तो इनके पास भी ये निवेदन पहुंचा जयशंकर प्रसाद के बारे में कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, हम उसे पत्रिका में छापेंगे। लेकिन जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा छपवाना नहीं चाहते थे, वो अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे। तो उनके पास जो निवेदन आया कि आप लिखिए, उस निवेदन का उन्होंने क्या कहकर उत्तर दिया, किस प्रकार से मना किया अपनी आत्मकथा लिखने के लिए, और आत्मकथा ना लिखने का क्या कारण बताया, वो इस कविता में है। यानी कि ये कविता उनके उस प्रस्ताव का जवाब है जिसमें इन्हें आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। तो उसका जवाब देते हुए ही इस कविता की रचना हुई है। तो आइए जानते हैं इस कविता की व्याख्या। तो ये है कविता की पहली पंक्तियां। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि हमारा मन रूपी जो भंवरा है वो गुनगुनाता रहता है। यानी कि हमारा मन तो ये करता है कि हम कितनी तरह की अपने जीवन की कहानियां कह दें। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन की जो खुशियां रूपी पत्तियां हैं, खुशी को उन्होंने पत्तियों का रूप दिया है कि हमारे जीवन की जो खुशियां हैं वो अक्सर मुरझाकर गिर जाती हैं। यानी कि हमारी खुशियां समाप्त हो जाती हैं, खुशियों को ग्रहण लग जाता है, खुशियां हमारी नहीं मिल पाती हैं। तो हमारे जीवन की बहुत सारी खुशियां जिन्हें हम चाहते हैं पाना, वो मुरझाकर गिर जाती हैं। यानी कि उनका पतन हो जाता है, वो गायब हो जाती हैं, वो हमें नहीं मिल पाती हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि कहते हैं कि ये जो हमारा
विस्तृत आसमान रूपी जीवन है, इसमें बहुत सारे जीवन इतिहास छिपे हुए हैं। यानी इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग बहुत सारी कहानियां हैं, और ये लोग हमेशा इतिहास बन जाते हैं। मतलब कि एक इंसान आया, उसका जीवन व्यतीत हुआ, उसकी कहानी बनी, वो गया, दूसरा इंसान आया, मतलब कि जनरेशन जनरेशन दुनिया चलती रहती है, लोग आते हैं, उनके जीवन की कहानियां बनती हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब कवि कहते हैं कि देखो, इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन पर खुद ही कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं। मलिन, मलिन मतलब गंदा, मलिन उपहास करते हैं, अपने जीवन का भद्दा मजाक वो खुद ही उड़ाते हैं। तब भी कहते हो, कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि कह रहे हैं कि जो लोग अपनी कहानी सुनाते हैं, अपने जीवन की कहानी दूसरे लोगों को सुनाते हैं, वो लोग तो खुद ही अपना मजाक उड़ाते हैं, अपने आप को वो खुद ही मजाक का पात्र बना लेते हैं। ये जानते हुए भी तुम ये चाहते हो कि मैं भी अपनी कमजोरी यानी दुर्बलता यानी कमजोरी लोगों को बताऊं, मैं अपने जीवन की कहानी बताऊं, क्योंकि मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, मैं बहुत कमजोर व्यक्ति रहा हूं जीवन में, भाग्य के मामले में, तो क्या मैं अपनी इस कमजोरी को लोगों को बताऊं? तुम सुनकर सुख पाओगे। अगर मैं बता भी दूं अपनी जीवन कथा, तुम मुझे अपने जीवन की कहानी लिखने को कह रहे हो, अगर वो मैं आत्मकथा लिख भी दूं, तो क्या उसको सुनकर के तुम्हें कोई सुख मिलेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? देखोगे कि यह गागर रीति, क्या क्या देखना चाहते हो मेरे जीवन की कथा से? तुम मेरी जीवन रूपी घड़े को, मटके को खाली देखना चाहते हो? तुम ये देखना चाहते हो कि मेरा जो जीवन रूपी मटका है, गागर है, घड़ा है, वो बिल्कुल खाली था, मेरे पास कोई सुख नहीं था? क्या तुम मेरे जीवन का वो सूनापन देखना चाहते हो, वो खालीपन देखना चाहते हो? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। लेकिन कवि कहता है, अब कवि एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है, प्रश्न चिन्ह छोड़ देता है उन लोगों के ऊपर जो उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं। कवि उन्हीं से प्रश्न कर देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा जीवन रूपी घड़ा जो खाली है, यानी कि मेरे जीवन में जो बिल्कुल भी खुशियां नहीं है, क्या तुम ही तो नहीं हो? तुम्हारे ही कारण तो मेरा जीवन खाली नहीं है। यानी कि कवि ने अपने मित्रों पर एक प्रश्न चिन्ह छोड़ा है कि जीवन में मुझे जो भी धोखे मिले हैं, जो भी मेरे जीवन में कमजोरियां आई हैं, जो भी मैंने दुर्भाग्य को झेला है, कहीं ऐसा करने वाले तुम ही तो नहीं हो? अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन की जब कहानी बताऊंगा तो मैं उसमें बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा कि मेरे मित्रों ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैंने अपने जीवन में ये सब दुख झेले हैं, अपने पहचान वालों के कारण, अपने मित्रों के कारण, अपने जानकार लोगों के कारण। अपने को समझो, तो उसको पढ़ करके कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये समझो कि ये बात हमसे कही जा रही है, क्योंकि तुम भी मेरे मित्र हो। तो अगर मैं अपने मित्रों को पॉइंट आउट करूंगा अपनी जीव आत्मकथा में, तो नाम तो नहीं लिखूंगा मैं किसी का, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग ये समझो कि ये बात मुझे कही जा रही है, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रस ले, यानी मेरे जीवन की जो दुर्बलताएं, जो मैं अपने जीवन के दुर्भाग्य को, जो मैं अपने जीवन की कमजोरियों को, दुखों को, वेदनाओं को, व्यथाओं को अपनी कहानी में लिखूंगा, उस सब से तुम रस लोगे, यानी तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, उसको सुनकर बड़े खुश हो जाओगे तुम। कहीं ऐसा तो नहीं है? तो तुम अपने आप को भी देखो कि तुम कहीं मेरे जीवन से सुख तो लेना चाहते हो। तो ये थी पहले पैराग्राफ की व्याख्या। नीचे कुछ मैंने शब्दार्थ लिखे हैं, इसी पैराग्राफ से संबंधित है सारे के सारे, तो इन शब्दों को, शब्दार्थ को आप जान लीजिए तो आपको व्याख्या और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं और इसी पहले पैराग्राफ की व्याख्या से ही संबंधित ये शब्दार्थ हैं, तो इन्हें पढ़ लीजिए एक बार, जिससे आपको व्याख्या और स्पष्ट हो जाएगी। मधुप, मधुप गुनगुना कर कह जाता है, मन रूपी भंवरा। भंवरा आप सब समझते होंगे, जो बगीचे में हमें दो तरह के इंसेक्ट्स मिलते हैं, एक तो तितली मिलती है, वहां पर रंग बिरंगी होती है, जो रंगीन होती है, और दूसरा एक काले रंग का इंसेक्ट होता है जिसे भंवरा कहते हैं। घना, घना का मतलब है अधिक। अनंत नीलिमा, विशाल नीला आसमान, मतलब विशाल नीले आसमान के नीचे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि ने कहा है कि जिस तरह से विशाल नीले आसमान में बहुत सारे तारे चमकते हैं, उसी तरह से इस विस्तृत दुनिया में बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं, जीवन इतिहास, जीवन की कहानी। व्यंग, मलिन, गंदा मजाक, उपहास, अपना मजाक उड़ाना, दुर्बलता, कमजोरी, गागर रीति, खाली घड़ा।
तो ये इस पैराग्राफ से संबंधित शब्द अर्थ थे। और अब है सेकंड पैराग्राफ। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। पैराग्राफ में ये बताता है कि मेरा मन बहुत ही सरल है, मैं बहुत सरल मन का हूँ, इसलिए मैंने अपने मित्रों के द्वारा की गई चालाकियों को समझ नहीं पाया हूँ। यह विडंबना, मेरा दुर्भाग्य यही है कि यदि मैं अपने जीवन की कथा को लोगों के सामने रखता हूँ, मैं अपने जीवन की कहानी सुनाने चलता हूँ, तो सभी मेरे सरल मन की हंसी उड़ाएंगे। भूलें अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं अपनी कहानी में दिखाऊंगा क्या, क्या बताऊंगा लोगों को? क्या मैं अपनी चूक, अपनी भूल, अपनी गलतियों को दिखाऊं, या फिर मैं ये बताऊं कि मेरे ही लोगों ने मुझे धोखे दिए हैं, उनके द्वारा दिए हुए धोखे मैं उन्हें बताऊं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तुम ही बताओ कि मेरे जीवन में कुछ खुशी के क्षण थे, कुछ सुख के क्षण थे, जो मेरे नितांत एकाकी क्षण थे, मेरे अपने निजी क्षण थे। मैं उन खूबसूरत क्षणों की कहानी लोगों के सामने कैसे सुनाऊं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जिन बातों पर मैं दिल खोल के हंसा था, जिन बातों पर मैं जीवन में खुश हुआ था, वो निजी क्षण मैं लोगों के सामने कैसे लेकर के आऊं? मैं उन खुशी की पलों को जीवन में किसी दूसरे के साथ बांटना नहीं चाहता हूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कवि फिर कहता है कि असली बात तो ये है, हकीकत तो ये है, वास्तविकता तो ये है कि मुझे अपने जीवन में वो सुख मिला ही नहीं जिस सुख को मैं प्राप्त करना चाहता था। मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया। मैंने तो हमेशा सुख को अपने सपने में ही देखा है, नींद में ही देखा है। मुझे वो सुख मिला ही नहीं जिसकी मैंने कल्पना की थी। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। यहाँ पर कवि कहता है कि वो सुख मेरे पास आते आते हमेशा ही मुस्कुराकर दूर से भाग गया। यानी कि कवि ने ये कहा है कि मेरे जीवन में जब भी मुझे सुख की प्राप्ति होने लगी, जब भी मुझे ये आभास हुआ कि अब मेरे जीवन में सुख आएगा, लेकिन वो सुख तो दूर से ही मुस्कुराकर भाग जाता था। यानी कि वो सुख के क्षण, वो शांति के क्षण मेरे जीवन में आते ही नहीं थे। मैं सिर्फ उनकी कल्पना करके ही रह जाता था, ये सोचकर ही मैं रह जाता था कि अब मेरे जीवन में सुख आने वाला है, अब मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन वो सुख मुझे कभी मिला ही नहीं। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के शुरुआत में कवि के जीवन का छोटा सा परिचय दिया है कि उनके 3 विवाह हुए थे। पहली पत्नी बीमारी के कारण मर गई, अपनी पत्नी की ही बहन से उन्होंने दूसरी शादी कर ली, वो भी मर गई, और तीसरी शादी कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी भाभी के अनुरोध पर, जबरदस्ती करने पर भाभी के, उन्होंने तीसरी शादी की और वो भी पत्नी उनकी मर गई। तो ये जो पंक्ति है, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, कवि उसी क्षणों का जिक्र कर रहे हैं कि मेरे जीवन में कभी खुशी आई ही नहीं। जब भी मैंने सोचा कि अब मेरा जीवन अच्छा बीतेगा और मेरे जीवन में खुशी आएगी, तभी मेरे जीवन की खुशियां दूर से ही विदा ले गई। और ये शब्दार्थ हैं इन्हीं पंक्तियों के जो मैंने अभी भी व्याख्या की है। पहला है विडंबना। विडंबना का अर्थ होता है दुर्भाग्य, बुरी किस्मत, बुरा भाग्य। प्रवंचना, धोखा। उज्जवल गाथा, सुख भरी कहानी। आलिंगन, बाहों में भरना। मुस्कुराकर। और अब तीसरी और अंतिम पंक्तियां, तीसरा पैराग्राफ इस कविता का, अंतिम पैराग्राफ। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी भोली आत्मकथा अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कवि यहाँ पर अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि मेरी पत्नी के गाल जो थे, अरुण मतलब लाल, कपोल मतलब गाल, मेरे पत्नी के लाल गाल इतने सौंदर्यमय थे कि
उसके गालों को देखकर ही ऐसा लगता था कि अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जो सुबह का सूरज होता है ना, जब वो उषा यानी सुबह का सूरज जब वो अपनी लालिमा बिखेरता था तो ऐसा लगता है कि वो लालिमा सूरज मेरी पत्नी के गालों की सुंदरता से ही उधार लिया करता था। कवि इन पंक्तियों में अपनी पत्नी की असीम सुंदरता का वर्णन कर रहा है। कवि ये कह रहा है कि मेरी पत्नी का चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके जो गाल थे वो बहुत ही लाल थे, जो कि उसकी सुंदरता में छटा बिखेरते थे। तो कवि का कहना है कि जिसके करुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, यानी जिसके लाल गालों की प्यार भरी सुंदरता की छाया में ही सुबह का जो सूरज था वो भी अपनी लालिमा उसी के गालों से उधार लिया करता था। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, यानी कि सुबह की जो अनुराग था, सुबह का जो सूरज था, सुबह की जो सुंदरता थी वो भी मेरी पत्नी की सुंदरता से ही उधार लिया करते थी। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। कवि ने अपने इस जीवन को एक लंबी राह माना है, रास्ता माना है। पंथा का मतलब होता है रास्ता और पथिक का मतलब होता है उस रास्ते पे चलने वाला राहगीर। तो कवि कहता है कि मैं अपने इस जीवन रूपी रास्ते में चलते चलते थक गया हूं, उसकी स्मृति पाथे बने हैं और मेरी पत्नी की जो स्मृति है, यादें हैं, वो मेरे पाथे यानी रास्ते का सहारा बनी है। इस लंबे जीवन को काटने का सहारा जो है वो मेरी पत्नी की यादें हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब क्योंकि मैं बहुत लंबा चलाया हूँ, ये सब दुख बीते हुए काफ़ी समय हो गया है, तो मैं अपनी इन सभी दुर्घटनाओं को, इन सभी दुर्भाग्य को की कहानी को मैंने अब सिल दिया है, यानी मैं उसे भूल चुका हूँ। तो सीवन को उधेड़ कर, तुम उस सिलेवा को क्यों उधेड़ना चाहते हो, यानी कि तुम मुझे आज आत्मकथ्य लिखने के लिए कह रहे हो, तो मैं अपने जीवन की जो बातें भूल चुका हूँ, तुम वापस से मुझे वो क्यों याद दिलाना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कहता है कि मेरा ये जीवन तो बहुत छोटा रहा है, यानी कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं। कोई खुशी नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई उसमें भाव नहीं रहा है, कोई ऐशो आराम नहीं रहा है। कवि कहता है मेरा जीवन तो छोटा रहा है और हमेशा ही मुसीबतों से भरा हुआ रहा है। तो मैं इसकी बड़ी बड़ी कहानियां, यानी कि मेरे दुखी जीवन की अच्छी सुंदर बड़ी सुख से भरी हुई कहानियां मैं कैसे कह सकता हूँ। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों की जीवन कथा को सुनूं और मैं खुद मौन यानी चुप रहूं, मैं अपनी कहानी ना कहूं, मैं चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। तो कवि कहता है कि मेरी जो आत्मकथा है, मेरे जीवन की जो कहानी है, वो बहुत भोली है, मासूम है, दुखों से भरी है, छोटी सी है, कोई भी इसमें बढ़ा चढ़ा के कहने वाली कोई बात ही नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं सुनकर क्या तुम भला करोगे जिससे सुनकर के तुम्हारा कुछ अच्छा हो, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से कवि को जो निवेदन मिला था कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, उसे साधारण शब्दों में मना न करते हुए कवि ने अपनी कलाकारी दिखाई और इस पूरी कविता की रचना कर डाली। तो इस कविता से हमें पता चलता है कि कवि ने किस प्रकार से अपनी आत्मकथा लिखने से इनकार किया था। ये जो शब्द हैं, इनको यदि आप अच्छे से पढ़ लें तो जो व्याख्या मैंने अभी आपके सामने की वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। अरुण कपोल, लाल गाल, मतवाली, मस्त कर देने वाली, अनुरागिनी उषा, प्रेम भरी सुबह, मधुमाया, प्रेम से भरी हुई, पाथे, सहारा, पथिक, यात्री यानी राहगीर यानी रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति, सीवन, सिलाई, सिली हुई, कथा, गुदड़ी, कहानी, उसके जीवन की कहानी, मौन, चुप, व्यथा, दुख, पंथा, रास्ता। तो ये मौन, चुप, व्यथा, दुख, पंथा, रास्ता, तो ये कुछ शब्द थे जो कि अभी मैंने व्याख्या सुनाई है उसी से संबंधित थे। एक बार शॉर्ट में समरी इसकी हो जाए
कि कवि जो है अपने जीवन की कहानी से दुखी है, जीवन में उसने मुसीबत झेली है, दुख झेला है, और जिस समय उसके मित्रों से कवि को ये निवेदन हुआ है कि आप अपनी कथा लिखिए, जीवन की कहानी लिखिए, जिसे हम अपनी पत्रिका में छापेंगे, तो कवि ने डायरेक्टली साफ साफ शब्दों में उन्हें इनकार नहीं किया, बल्कि इनकार के रूप में ये कविता लिख दी, जिसमें कवि ये बताना चाह रहा है कि मेरे जीवन में बहुत से कष्ट रहे हैं, मैं अपने पारिवारिक जीवन में बहुत दुखी रहा हूं, और साथ ही मुझे अपने मित्रों से कुछ धोखे मिले हैं, जिनका वर्णन मैं अपनी जीवन कथा में नहीं करना चाहता, क्योंकि इन सब बातों को यदि कोई भी मनुष्य पढ़ेगा तो वो या तो मुझे मूर्ख कहेगा कि इतना बेवकूफ इंसान था जो कि इन धोखों को समझ नहीं पाया, या और मेरी जीवन कथा को पढ़कर किसी को कोई सुख भी नहीं मिलेगा, कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अपनी जीवन कथा नहीं लिखना चाहता हूं। तो ये संक्षेप में इसका जो केंद्रीय भाव था इस कविता का वो यही था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। और डियर स्टूडेंट्स, इस कविता के जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज आप उस पर भी विजिट कीजिएगा और देखिएगा इसके अभ्यास प्रश्नों को। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।